दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं आपका। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के अध्याय 124 और खंड 4 में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हमने जाना वो ये था कि जब बापू एक पीड़ित किसान से मिलने जा रहे थे तो कमिश्नर ने अपना आदमी भेजा और उनको एक आदेश दिया और उनको गाड़ी में बिठाया और वहाँ उनको एक नोटिस पकड़ा दी कि आप यहाँ से चले जाएं, आप चंपारण छोड़ के चले जाएं। लेकिन बापू ने उसका विरोध में एक पत्र लिखा और उन्होंने दिया कि मैं नहीं जा सकता, और इसलिए उनको समन्स इशू हुए और उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया। लेकिन मुकदमा जब चलाया गया तो मजिस्ट्रेट और वो उस दिन जब समन्स बापू को देने आए तो उस दिन जो चंपारण में मोतिहारी में जो जन समूह बापू के समर्थन में खड़ा था उसे देखकर वो सब घबरा गए थे। तो वो वकील कहने लगे कि इस मुकदमे को मुलतवी कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए। लेकिन यहाँ बापू बीच में वो पड़े इसमें, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो जितने भी मुझे नोटिस दिए गए मैं उनका विरोध कानूनी रूप से कर सकता था, लेकिन मैंने सबका स्वीकार किया और मेरा उद्देश्य यहाँ किसी प्रकार की हिंसा या रक्तपात फैलाने का नहीं था। इसके साथ ही मैं यहाँ किसानों की हालत को जानने आया था और वो जाने बिना मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, और इसलिए मैंने जो सरकारी हुक्म है उसका भंग करने का गुनाह किया है और आप इसको मुकदमे को चलाए। लेकिन उससे पहले मैंने एक निवेदन मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, और उन्होंने उस निवेदन में सब कुछ समझाकर भली उसको 2 शब्दों में उन्होंने ये लिख दिया कि मैंने गुनाह किया है, मैं सज़ा का भागीदार हूँ, आप मुझे सज़ा दीजिए। लेकिन मैं यहाँ से खुद होकर चंपारण छोड़ के जाऊँगा नहीं। आप यदि मुझे भेजना चाहते हैं तो अपने तरीके से भेजें, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा जब तक मैं किसानों की जो समस्या है उनको जान नहीं लूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। और अब ये जो निवेदन जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो वो उन लोगों को भी ऐसा अनुमान नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी, और अब जब गुनाह मान लिया है तो मुकदमा चलाने की भी ज़रूरत नहीं रह गई थी। तो अब एक ही उपाय हुआ कि सज़ा सुनाने के लिए उन्होंने सुनवाई को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया, और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब सज़ा सुनने के लिए जाना था तब एक आधे हुक्म आया कमिश्नर का कि सरकार ने ये जो मुकदमा लगाया था उसे वापस ले लिया है, और अब आप जिस काम को करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, और इसमें आप सरकारी अमलदार की भी मदद लीजिए, वो भी आपको दी जाएगी। और इस तरह से ये जो है उसका ये हुआ, और सारी उन्होंने पूरा बातें लिखी हैं। अब इसके आगे चंपारण आंदोलन की कार्य पद्धति। चंपारण की जांच पड़ताल की रिपोर्ट देने का मतलब किसानों का इतिहास देने जैसा ही था। इस तरह की रिपोर्ट इस प्रकरण में देना संभव नहीं होगा। इसके अलावा
चंपारण की जांच पड़ताल का मतलब है अहिंसा और सत्य का महान प्रयोग। इसके बारे में मुझे जितना याद आता है उतना लिखता हूँ, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी वाचकों को राजेंद्र बाबू द्वारा लिखित इसके इतिहास में मिल सकती है अथवा इसके गुजराती संस्करण युग धर्म में मिल सकती है। इसके बाद इसका अंग्रेजी अनुवाद सत्याग्रह इन चंपारण के नाम से भी हमने प्रकाशित किया है, वहाँ जानकारी मिल सकती है। अब इस प्रसंग के विषय की ओर आता हूँ। गोरख बाबू के घर पर ही रहकर सब काम करना हुआ तो उन्हें अपना घर खाली करके जाना पड़ता और मोतीहारी में किराए पर घर मिलना आसान नहीं था। हम जैसे लोगों को घर देने लायक निडरता लोगों में नहीं आई थी, पर ब्रजकिशोर बाबू ने एक बड़े कंपाउंड वाला घर किराए से लिया और हम वहाँ जाकर रहे। पूरी तरह से बिना पैसे के यह काम चलाना संभव नहीं था और सार्वजनिक काम के लिए लोगों से फंड जमा करने की कोई पद्धति नहीं थी। ब्रजकिशोर बाबू के वकील मंडल से और उनके पास पैसा बहुत था, फिर लोगों से क्यों मांगना, भीख क्यों मांगनी, ऐसा उनको लगता था। और चंपारण के लोगों से पैसा नहीं लेने का मेरा निश्चय था। और इसी तरह हिंदुस्तान में भी जाहिर फंड इकट्ठा किया तो इस आंदोलन को एक राजनीतिक स्वरूप मिलने की शंका मुझे थी। बम्बई से एक मित्र ने 15,000 की मदद भेजी जो आदरपूर्वक मैंने लौटा दी, क्योंकि चंपारण के बाहर से पैसा नहीं लेना था और उसके अलावा चंपारण के बाहर बिहार के जो धनी लोगों से जितना मिल सके उतना लेने का विचार था और कम पड़े तो डॉक्टर प्राण जीवन मेहता से लेने का निश्चित हुआ और उनका पत्र आया कि आपको जितनी भी ज़रूरत हो आप मुझे सूचित करें, मैं तुरंत भेज दूंगा आपको। और इस तरह हम पैसे के बारे में निश्चिंत हो गए और बचत करके खर्चा चलाना और ऐसा ही किया। मुझे याद आता है कि हमारा 2,000 खर्च हुआ था और 1,500 रुपया बच ही गया था। शुरू में हम सबके रहन सहन विचित्र थे और मैं हमेशा हास्य का कारण बनता था। सभी शाकाहारी नहीं थे, फिर 2 भोजन गृह चलाना संभव नहीं था, इसलिए शाकाहारी खाने का निश्चित हुआ। हमारे बीच स्नेह संबंध की गांठ इतनी मजबूत थी कि कोई भी मेरी आलोचना का बुरा नहीं मानता था। सभी एक साथ भोजन करते थे, इससे काम करने की शक्ति बढ़ी और शक्ति की हमें ज़रूरत थी। किसानों के झुंड अपनी हकीकत लिखाने के लिए आते थे, जिससे घर पूरी तरह भर जाता था। 5-6 लोग किसानों को शिकायत लिखने के काम पर हमेशा लगे रहते थे। इसके अलावा दर्शनार्थी मुझसे मिलने आते थे, उनकी भी भीड़ रहती थी। उनसे बचाव करने के लिए मेरे साथियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और निश्चित समय में मुझे दर्शनार्थियों के लिए बाहर निकालना पड़ता था। शिकायत लिखने का भी नियम था, यदि कोई किसान जबानी देते समय डगमगाए, ये लड़खड़ाए और झूठ बोले तो उसकी शिकायत नहीं ली जाती थी। और इस समय सरकारी अमलदार भी और गुप्त जो पुलिस होती थी वो भी मौजूद रहते थे और उनसे हम सब आदरपूर्वक व्यवहार करते थे, ऐसा हमने निश्चित किया था। उनके साथ रहने से किसानों की शिकायत में झूठ का डर नहीं रहता था, क्योंकि अमलदार उपस्थित होने के कारण वे झूठ बोलने से डरते थे। मुझे खेत मालिकों को तकलीफ नहीं देनी थी, उनको विनयपूर्वक समझाना था।
जिन मालिकों की शिकायतें अधिक होती थी उनको मैं पत्र लिखकर समझाता था और उनसे मिलने का भी प्रयत्न करता था। इसके साथ मैं खेत मालिकों के मंडल से मिलकर किसानों की शिकायत बताकर उनका पक्ष भी सुनता था। उसमें कुछ मेरा तिरस्कार करते थे, कुछ तटस्थ रहते थे और कुछ मेरा आदर भी करते थे। और इस तरह ये अध्याय समाप्त होता है। अब आगे के अध्याय में हम देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।